हेलो स्टूडेंट्स, हाय अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड डायपोल मोमेंट। लास्ट पार्ट तक में हम लोगों ने आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। उनके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑल अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमें डिस्कस करना है आपके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप होल ओवर डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर पाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात कर रही हूं मैं आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पहले बात ये याद आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो वहां प्लस आएगा या माइनस, या फिर हम इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहे हैं तो क्या होगा। तो मेटल और नॉन मेटल के केस में तो आप सबको अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर था, लेकिन यहां अब हमें क्या करना है, एक ही कंपाउंड को लेकर, एक ही मॉलिक्यूल को लेकर और बॉन्ड को पूरे की पूरे मॉलिक्यूल में क्या करना है, आपको सर्कुलेट करना है, फिर आपको उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सो इन शॉर्ट ये कहलाता है एक रेजोनेटिंग फॉर्म। अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय व्हाट, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या कहा है मैंने आपसे, वो स्ट्रक्चर्स जो एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, और लुईस स्ट्रक्चर पहले याद आ जाना चाहिए, यहां के कंफ्यूज नहीं होना है। लुईस स्ट्रक्चर कौन से थे, जो हमने डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, पूरी कॉन्फ़िगरेशन को हमने डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म किया था वहां पर, वो कहला रहे थे लुईस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, जो कि सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से डिनोट नहीं कराए जाते, उन्हीं को आप कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आइए एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं आपके सामने O3 का। क्या कहा है, O3, क्या कहते हैं आप इसको, ओजोन। तो सबसे पहले ये पता करो कि O3 के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक ही है O3। जब मैंने बोला है तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, आइए देखते हैं। आपने कहा ये O3 का मॉलिक्यूल है, चलिए बॉन्डिंग कराते हैं। मैंने कहा ये ऑक्सीजन है। अब आपको ये भी पता है कि हर ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 6, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, जब आपने ये कहा तो आप सीधा सा कह रहे हैं कि यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब बात हो रही है तो आपने मुझसे ये कहा कि मैम यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 ही क्यों दिखाए जा रहे हैं, इस वाले पे 4 ही क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो यही आपको यहां पर समझना है। तो आपने कहा जैसे ही ये ऑक्सीजन अगर इस वाले दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, आप मुझे एक चीज बताइए, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बिना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के तो आप बॉन्ड ही नहीं बना सकते हैं। तो ठीक है, आइए बॉन्ड शेयर कराते हैं अपन। बॉन्ड शेयर नहीं कराना है, इलेक्ट्रॉन शेयर करा के बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, मैंने यहां पर ये वाला ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। जब इन दोनों के बीच में शेयरिंग हुई तो आपने कहा ये लीजिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। वेरी गुड, देख लिया आपने कि यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन बड़ा ही इजीली हो गया। अब इसके पास वाले मैं दूसरे ऑक्सीजन की बात कर रही हूं। आपने कहा यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, यानी कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने यहां शेयर किए हैं, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और दूसरे वाले ऑक्सीजन ने भी जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तब जाके वहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है ये बात। तो आप कह सकते हैं कि इन टोटल यहां मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और यहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। जब ये मैंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तो मैंने कहा मेरे पास कमी हो गई ना। अब वो मेरे पास, मैं कौन हूं, ऑक्सीजन, क्योंकि यहां बात चल रही है ऑक्सीजन को लेके। इस ऑक्सीजन के पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो आपने कहा जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि यहां पर इसके पास क्या है, इसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर रखे हैं, प्लस बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आपने कहा इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो फॉर्म है, क्या ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या इसके कुछ अदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो यही बात आपको समझनी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या है कि वो एक से ज्यादा फॉर्म्स में स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, और इन द एंड जब आप उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ओवरऑल रिजल्टेंट होता है ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। क्लियर है बात। तो चलिए अब मैं इसी का दूसरा एक और स्ट्रक्चर बनाती हूं। पहला स्ट्रक्चर हमें समझ में आया अच्छे से।
आइए दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड हमने इस साइड रखा था, अब इस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हम दूसरी साइड में करेंगे। कैसे करेंगे? सेम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवानी है, सेम एग्जैक्टली जैसे यहां करवाई थी वही शेयरिंग अब आपको कहां करवानी है? इस वाले मॉलिक्यूल में। आइए देखिए, ये सेम ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए साइड वाले ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए सेम बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और आ गया इसके ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा? इसके पास इसने जो इसका सेकंड वाला ऑक्सीजन है नियर बाय वाला, उसके साथ ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। साथ ही नीचे वाला जो ऑक्सीजन था उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। सी हियर इज द इलेक्ट्रॉन्स, दे बोथ कैन शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड। सो आपने कहा यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बात? तो क्या मैं ओवरऑल ये कह सकती हूं कि ऑक्सीजन जो है O3 मॉलिक्यूल के केस में इसकी इन द एंड 3 मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। क्लियर है? अब आप यहां कह रहे हैं 3 कैसे हैं मैम? ये तो 1 और 2 दो ही स्ट्रक्चर तो बन रहे हैं। बिल्कुल 2 बन रहे हैं, लेकिन आप रिजल्टेंट भी तो बनाएंगे जिसको आप कहते हैं हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए अब वो हाइब्रिड आपको कैसे बनाना है। सी मैं आपसे कहती हूं ये देखिए, मैं इस हाइब्रिड की बात नहीं कर रही हूं, ये है नॉर्मल रेजोनेंस हाइब्रिड जो आप शो कर रहे हैं। हाइब्रिड कैसे बनता है? हाइब्रिड बनता है ये ऑक्सीजन, ये वाला आपका एक ऑक्सीजन, आप इसको किसी भी साइड दिखा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सॉरी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसमें आप इनको पार्शियली भी शो कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं या फिर आप एक और तरीके से इसको शो कर सकते हैं। और वो रिजेम्बलेंस कैसी होती है, सी आई विल शो यू। वो होगी कुछ ऐसे, दिस इज डॉटेड, और सेम यहां। तो आप कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है यहां पर। क्योंकि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये हमें पार्शियली शो करनी पड़ती है इन अ हाइब्रिड, इसलिए हम इनको ऐसे शो करते हैं। बात समझ में आ गई? सो ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस के दौरान याद रखना है कि रेजोनेट्स ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है इसका मतलब? ये डीलोकलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हमने अभी आपको बताया। सी यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो डिलोकेट कर रहे हैं। पहले इस वाले ऑक्सीजन के डिलोकेट किए, फिर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया तो इस वाले ऑक्सीजन के डिलोकेट किए। सो इसी डिलोकलाइजेशन के बारे में यहां बात की गई है, जिस दौरान क्या फॉर्मेशन होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? अभी इन जनरल सिंपल एक स्टेटमेंट लिया है मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का और एक एग्जाम्पल से आपको यहां एक्सप्लेन किया है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी मुझे आपको बतानी है। पहले ये चीज देखिए। चलिए अब हम बात करेंगे इनके बीच में बॉन्ड लेंथ को लेके, क्योंकि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने स्ट्रक्चर के फॉर्म्स देखे मींस रेजोनेंसेस देखे, तो आपको ये भी होगा कि वहां पर एक बार तो बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इन द एंड आप बॉन्ड्स फॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दूसरा फॉर्म हो रहा है, तो आप कहेंगे यहां बॉन्ड लेंथ का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बताती हूं कैसे। एक बॉन्ड लेंथ होगी एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ और दूसरी कहलाएगी एक्चुअल। कैसे? जब आपने ये वाले ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराया, आपने कहा भाई इसने प्लस गेन कर लिया, इसने नेगेटिव गेन कर लिया, साथ ही इसके पूरे की पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, यहाँ 4 हैं, तो आप कहते हैं ये जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है इन द एक्सपेक्टेड फॉर्म, यानी कि हम अभी इमेजिनरी स्टेट में हैं, हमारे पास अभी प्योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं मिला है, सो हम वहाँ एक्सपेक्टेड स्टेट में कहते हैं कि यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 148 पिकोमीटर्स इन द केस ऑफ सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब आप डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपने कहा वहां बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 121 पिकोमीटर्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं सेम एक और स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती हूं जिसी को आप कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए अब अगर आपसे मैं कहती हूं एक्चुअल के केस में एक्चुअल बॉन्ड लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है,
वो किससे डिटरमाइन होगी? जब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड जनरेट हो जाता है, उस हाइब्रिड की बॉन्ड लेंथ को हम डिटरमाइन करते हैं, वो बॉन्ड लेंथ कहलाएंगी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ। तो इस केस में आप कहेंगे इन द जनरेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड विद द पार्शियल बॉन्ड, तो आप कह रहे हैं 128 पिकोमीटर्स। क्लियर? यहां आप देख रहे थे कितनी थी? 148 पिकोमीटर्स, जबकि यहां कितनी है? 128। और डबल बॉन्ड पार्शियल के फॉर्म में ही बात हो रही है, तो आप कहते हैं कि ये जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस दौरान इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 128 पिकोमीटर्स। बात समझ में आई? अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, रेजोनेंस को लेके कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजिंग फॉर्म तो इसका है ही नहीं। सिंपल सी बात है, आपको एक टी शर्ट पहनना है जो कि बोथ साइडेड है, आप पहन सकते हो। रेजोनेटिंग को समझाती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, दोनों साइड से आप उसको पहन सकते हो। तो आप क्या कहोगे, जब आपने इस साइड से पहनी उसका दूसरा कलर है, ठीक है, लेकिन टी शर्ट वही है, साइज़ वही है, स्ट्रक्चर वही है। जब आपने उसको दूसरी साइड से पहना तो सिर्फ आपने क्या देखा, कलर में हल्का सा चेंज, अगर वो कलर चेंज है तो, और अगर कलर चेंज नहीं है, सेम ही है, तो भी आपने कहा कि एक स्लाइट सा डिफरेंस है। तो सेम चीज़ है, प्रॉपर्टी एक है, मॉलिक्यूल एक है, टी शर्ट एक है, लेकिन फॉर्म उसकी कितनी है? 2 या 3। इट्स टोटली डिपेंड ऑन व्हाट? मॉलिक्यूल और जो हमारा एलिमेंट यानी कि टी शर्ट। बात समझ में आई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा? चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में मैं कहती हूँ कि ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक। एक रीज़न ये है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करते हैं? ग्रेटर स्टेबिलिटी ब्रिंग करते हैं। कैसे? अब ये देखिए, ये आपको काइंड ऑफ सीसॉ दिख रहा है यहाँ पर, इट्स सिंपली अ काइंड ऑफ सीसॉ, बट इट इज़ नॉट। यहाँ मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू ये समझाना चाहा है कि यहाँ जब आप एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सी ये एक स्टोन है, इस स्टोन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर उसी सेम स्टोन के 3 पार्टिकल्स रखे हैं, सी। तो आपने यहाँ क्या देखा कि एक अकेला स्टोन और उसके साथ में उसके जो 3 उसी के पार्टिकल स्टोन्स थे, उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आपने क्या देखा इससे कि जितने ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे और यू कैन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पर इंक्रीज होंगे, उतनी ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इन प्लेस ऑफ अ सिंगल स्ट्रक्चर मैनी कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिव मोर स्टेबिलिटी टू अ molecule. Clear? So here you can also watch through a picture. चलिए नेक्स्ट, अब एक नोट, किसका नोट? नीट का नोट। हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अभी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। चलिए अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स और देख लें, थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में और क्लियर हो। अभी हमने उसको डिस्कस किया, अब 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको स्ट्रक्चर्स बनाना आ जाए। चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया CO3 2- का। क्या लिया है? CO3 2-। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ ये जो 2- लगा है, दिस CO3 2-, ये जो 2- है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? +2 इलेक्ट्रॉन्स। यही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्लस और माइनस को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस लगा है, जितने नंबर ऑफ प्लस वहाँ पर मेंशन्ड है लाइक +3 +4 +7, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से आपको कम कर देने हैं। समझ में बात आ रही है? फिर से समझा रही हूँ, यहाँ वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जितने नंबर ऑफ प्लस वहाँ पर लगे हैं उसका अपोजिट करना है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको वहाँ से रिमूव करा देने हैं। अब लेकिन यहाँ आपको दिया है माइनस, तो आपको क्या करना है? जस्ट रिवर्स, आप उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन सिंपल देखिए, आपने कहा -2, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होंगे? क्योंकि आप देखो एक ऑक्सीजन बात हो रही है यहाँ पर और एक कार्बन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन में जाके ऐड होंगे या ऑक्सीजन में जाके ऐड होंगे? तो यहां बात याद रखनी है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वहां जाके कौन ऐड हो जाएंगे? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहेंगे इस ऑक्सीजन में ऐड होंगे आपके ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चलिए आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से। किसका? CO3 2- का। अब CO3 2- है
तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। इन जनरल एक कार्बन 3 ऑक्सीजन। अब मैं सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाती हूं। चलिए, जैसे ही मैंने यहां बॉन्ड की शेयरिंग कराई, क्या कह रही हूं मैंने यहां बॉन्ड फॉर्मेशन की है, तो आपने कहा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड शेयर होगा, इसके ऊपर आ गया माइनस, और इसने भी अपना कोई अभी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? माइनस। और जबकि इस स्पेशीज के ऊपर आप कह देंगे ये ले लेगा प्लस। क्या ये सिमिलर है इसके? यस, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, और ये माइनस यहां जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड कर रही हूं, तो मुझे ये वाला जो बॉन्ड है ये मूव कराना है। या तो आप इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड मूव करा लो पहले, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा, या फिर पहले लेफ्ट वाला बना लेते हैं, कोई भी बना लेते हैं। चलिए, आइए मैं पहले प्रोसीड कर रही हूं राइट हैंड साइड की तरफ। जैसे ही आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवाए, ये नेगेटिव चार्ज देगा, तो इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। जैसे ही देखिए आप यहां इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, क्या ये डबल बॉन्ड यहां जनरेट हो गया? आ रही है बात समझ में? यहां ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, जबकि बाकी ऑक्सीजन क्या है? ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। इसके पास पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 4। क्लियर? अब राइट हैंड साइड मैंने बना लिया था, अब मुझे क्या करना है? थर्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव कराना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में थर्ड की तरफ मूव कराना है। चलिए, अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहां इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। इलेक्ट्रॉन देते ही आप कहेंगे मैम इस साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कहा यहां डबल बॉन्ड का जनरेशन हो गया। इसके पूरे 6 इलेक्ट्रॉन मेंटेन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन मेंटेन है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4। क्लियर है बात? तो आपने कहा ये हो गया जनरेट। अब ओवरऑल पूछा जाएगा आपसे, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गए। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, आपसे पूछा जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। जो स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड का। अब आप कहोगे जब रेजोनेंस हाइब्रिड ही पूछा जाना है तो हम ये बनाना क्यों सीख रहे हैं? ये बनाना इसलिए सीख रहे हो क्योंकि जब तक ये बनाना नहीं आएगा तुमसे कि कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनका ओवरऑल कंजम्पशन ही रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। चलो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। कैसे बनाओगे? ये कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इसमें बॉन्ड्स को कैसे शो करोगे? पार्शियल बॉन्डिंग के थ्रू। बना दो पार्शियल बॉन्ड। बना दिया पार्शियल बॉन्ड। चलो अब आपने कह दिया इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसके पास भी कितने हैं? और इसके पास भी। आ गई बात समझ में? तो ये कहलाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। बात समझ में आ गई? यहां तक एकदम क्लियर है। तीनों के पास कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज, और ये कैसा होगा अपना? पॉजिटिव। तो ये बन गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसके रिस्पेक्ट में। सॉरी, वो क्या पूछा जा सकता है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, टोटल में आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर जनरेटेड व्हाइल इन द पीरियड ऑफ रेजोनेटिंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर आप फटाफट से अगर आप बनाना जानते हैं तो आप स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, और आपको हाइब्रिड काउंट नहीं करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे तो आपको हाइब्रिड काउंट नहीं करना है। आपने कहा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे हैं, आप कहेंगे 1, 2 एंड 3। तो यहां कार्बोनेट के केस में कितने बन रहे हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये वाला एग्जांपल आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। मैंने लिया है CO2, यानी कि ऑक्सीजन कितनी है? 2, कार्बन कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब क्या यहां पर कोई चार्ज दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है, तो हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के साथ सारा की सारा रेजोनेटिंग फॉर्म करना है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से। क्या लीनियर स्ट्रक्चर होता है ये? हाँ जी मैम, बिल्कुल ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बनाओ लीनियर स्ट्रक्चर। ये कार्बन, ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि बॉन्डिंग में शेयर कर दिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6।
लेकिन क्या बना रहा है यहाँ पर, बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन के साथ, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। सेम इसने इसके साथ किया। बात समझ में आई? अब क्या करोगे, 2 फॉर्म्स और बना सकते हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। चलो फर्स्ट फॉर्म बनाइए। सबसे पहले ये लिया। अब ये जो डबली बॉन्डेड था, इसने कहा मेरे पास तो अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना भाई, मैं एक बॉन्ड और बना सकता हूं तेरे साथ। चलो इसने अपने फटाफट से क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स यहां शेयर कर दिए। जैसे ही शेयर किए तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 2, और बॉन्ड कितने बन गए यहां पर, 3। तो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, कह सकते हैं आप इसको। और अगर मैं इसी को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करवाना चाहूं, करवा दो। आपने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए फटाफट से, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रह गए और आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इस साइड आ गया ट्रिपल बॉन्ड और इधर आ गया सिंगल बॉन्ड, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन मेंटेन्ड। तो आपने कहा ये हो गया सेकंड रेजोनेटिंग फॉर्म। आगे बात समझ में? चलिए अब जैसे ही आपको इसका हाइब्रिड की बात करनी है तो आप हाइब्रिड बना दीजिए पार्शियल बॉन्ड से शो करके। क्लियर है यहां तक बात? अब तो शायद आपको अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गए होंगे। हमने 3 से 4 एग्जाम्पल आपके साथ यहां पर डिस्कस कर लिए। चलिए अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आफ्टर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। पहली एप्लीकेशन देखते हैं। एवरेज चार्ज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम व्हाट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फॉर्मूला क्या होगा, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज चार्ज इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ चार्जेस ऑन ईच एटम होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक तो ईच एटम पे जितना जितना चार्ज है उसका आपको एडिशन करना है और उसको डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ। चलो यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया वही CO3 2- वाला। देखो अब चार्ज देखो, सबसे पहले -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। तो क्या मैं अगर इसका एवरेज चार्ज निकालूं तो ये कह सकती हूं कि -2 अपॉन होल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 3। तो क्या आएगा ये -0.67। ये लो, क्या टाइम लगा इसको निकालने में, इजीली तुमने निकाल दिया। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एवरेज चार्ज और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। इन दोनों के ऊपर बहुत बार, हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। अभी कहा मैंने आपको, अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। वहां क्या था, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ ईच एटम। यहां बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो फिर से वही सेम। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 2 3 4, 4 बना रहा है। तो 4 बॉन्ड्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। 4 बॉन्ड हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं टोटल, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, 1.33। कितना इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। तो ऐसे आप आराम से निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल तुम मुझे बताओ, अभी CO2 वाला किया था, CO2 वाले में फटाफट से निकाल के बताओ। ये लो स्ट्रक्चर देती हूँ, ये रहा। इसका अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ। पहले तो सम ऑफ बॉन्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद अब हमें इन बॉन्ड्स के अंदर पोलैरिटी देखनी है। देखो हम 1 to 1 टर्म पे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ बॉन्ड्स डिस्कस किए, फिर सारे बॉन्ड पैरामीटर्स डिस्कस किए, उसके बाद हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव किए। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स के बाद हमें अब जानना है पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं होमो डायएटमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। होमो मतलब सिमिलर, डायएटमिक यानी कि सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में आपको रिजेंबल करानी है, लेकिन उसके पास कितने एटम्स होंगे, 2। होमो विच एग्जिबिट नियरली 100% कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बात याद रखनी है, पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी होमो डायएटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
और कोवेलेंट बॉन्ड से याद आ जाना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, H2, F2, Cl2, N2 एंड O2, क्योंकि कहा क्या गया है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने लिया यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन। इसने कहा यहाँ पर जब फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है ना, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायएटॉमिक है, सिमिलर है, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर नेचर का होगा। यही बात है जो आपको याद रखनी है। क्या कहा मैंने, सिमिलर है, मॉलिक्यूल सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर है वो नॉन पोलर नेचर होगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, अगर हेटेरोएटॉमिक के लिए मैं बात करूं तो होमो के अंदर तो आपको समझ में आ गया। अब हेटेरो के लिए बात होगी तो यानी कि एक तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिफरेंट होगा, प्लस एटॉमिक यानी कि एक एक ही मोल लेना है। ये क्या करते हैं, ये पोलैरिटी एग्जिस्ट करते हैं। अब पोलैरिटी का मतलब क्या है कि दो पोल्स में जनरेट होंगे। कैसे, चलो बताते हैं। पहले एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेती हूँ HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो आपने कहा जब ये HF है, क्योंकि आपको पता है दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम प्रॉपर्टीज भी नहीं हैं, साथ में आयनिक प्रॉपर्टीज भी वेरी कर रही हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस। यहाँ सारी की सारी कंसिडरेशन आपकी माइनस और प्लस चार्ज के ऊपर होनी चाहिए। तो आपने कहा जब H और F इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करा रहे हैं, तो आपने कहा इनके बीच में बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, प्योर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। जबकि आप जब सेम मॉलिक्यूल थे तब तो नॉन पोलर बन रहे थे, और हेटेरो हैं जबकि डिफरेंट हैं, वहां कैसे बन रहे हैं, पोलर। रीजन क्या है, बिकॉज क्योंकि ये कंप्लीटली आयनिक नेचर के नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कोवेलेंट नेचर की पाई जाती हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। अब हमें पढ़ना है एक टॉपिक, डायपोल मोमेंट। क्या बात कह रही हूँ, डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट सुनते ही पहले तो तुम्हें दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ बात होगी चार्जेस को लेकर, चार्जेस के साथ उनका ओरिएंटेशन। कैसे, ये देखिए, ड्यू टू द पोलैरिटी दे शो डायपोल मोमेंट। क्या होता है इसका फॉर्मूलेशन, डिनोट किससे करते हो आप, डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। किससे, म्यू से। ये है इसका सिंबल, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। अब यहां पर ये जो क्यू है वो है आपका क्या, चार्ज, और ये जो आर है दैट इज रेडियाई अमंग द मॉलिक्यूल। तो आपने कहा डेल प्लस प्लस डेल माइनस, तो यहां होल ओवर डिपेंडेंसी अब आएगी साइज को लेके। कैसे बताते हैं, सबसे पहले आप डायपोल मोमेंट की बेसिक टर्म्स जानो। अब दूसरी चीज जो याद रखनी है वो क्या है कि डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डिबाय। व्हाट आई सेड, डिबाय। और आप इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। अगर ये आपके सामने न्यूमेरिकल पॉइंट में आ जाए तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। डिबाय के केस में तो उसका वैल्यू होता है 3.335 इंटू 10⁻⁻30। What I said, I repeat it again. 1 debye is equals to 3.335 into 10⁻⁻30. अब यहाँ देखो लिख रहा है cm. This is not centimeter. Note it down. This is coulomb meter. क्या है ये c? ये है कूलाम। इसको सेंटीमीटर नहीं याद करना है। This is coulomb meter. कैसे निकाला इसको, अब आप देखो ये Q है, Q के लिए हम किससे डिनोट कर रहे हैं, चार्ज से, और चार्ज किस में निकालोगे आप, इधर कूलाम्स में। इजीली यूनिट आइडेंटिफाई निकाल सकते हो। अब रेडियस की बात हो रही है, ये किस में आप डिफाइन कर रहे हैं, मीटर्स में, तो यूनिट ऑल ओवर क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम मोमेंट पे पहुंचेंगे, पहले एक एक स्टेप जानो। अब इसके डायरेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सी, ये है एक मॉलिक्यूल H
और F। अब मुझे बताओ कि फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख के चल रहे हो तो आपने कह दिया 6। अब जब आप एरो को क्या कह रहे हैं, H से F की तरफ दिख रहा है आपको, डायरेक्शन समझिए। अगर राइट हैंड साइड में है आपका डायरेक्शन सी, इट्स नॉट अबाउट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इट इज अबाउट राइट हैंड साइड इन द केस ऑफ स्ट्रेट वे। तो आप यहां पर कह रहे हैं कि यहां आपके बैक साइड में जनरेट होता है पॉजिटिव। डिनोशन इज लाइक दिस कि आप चार्ज को मूव कैसे करा रहे हैं, रेड डायरेक्शन में, तो आपने कहा यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जहां से चार्ज डेविएट होना शुरू हुआ है, और जहां तक पहुंचा है वहां क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन आप क्या कहेंगे उसको, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, और इसको आप कहेंगे पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, चलें, आइए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में। मल्टीपल, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ईच डायपोल मोमेंट एड्स अप टू द रिजल्टेंट डायपोल। क्या कहा है, ईच एड्स अप टू व्हाट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। कैसे, H2O देखते हैं। अब H2O में ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है, एक सेकेंड, आपको कलर विजिबल होना चाहिए, वाइट ले लेते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन आपको यहां दिख रहा है, होपफुली इट इज विजिबल टू यू ऑल। तो आपने कहा यहां से ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहा है, चार्ज कर रहा है या नहीं, और सेम यहां से भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ पुला हो रहा है ये। तो आप कह रहे हैं जब यहां से जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ये जो ओवरऑल चार्ज है इसी को आप कहते हैं रिजल्टेंट डायपोल। ये रहा नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और इसको आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट डायपोल। बात समझ में आई। और ये जो बॉन्ड्स हैं जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, इनको कहा जाता है बॉन्ड डायपोल। देखिए अगेन यहां समझा देती हूं अच्छे, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं। अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन है, हाइड्रोजन से चार्ज का गेन कहाँ है, ऑक्सीजन की तरफ। तो मैंने आपसे इन जनरल कहा कि यहां तो आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहां जनरेट हो जाएगा माइनस। सो इनको आप कहते हैं बॉन्ड डायपोल, बोथ द साइड्स, ठीक है, और इसको आप कहते हैं रिजल्टेंट डायपोल। क्लियर है, चलिए आगे प्रोसीड करें। ओके, इक्वल एंड अपोजिट डायपोल मोमेंट्स कैंसल आउट ईच अदर। इक्वल and opposite dipole cancel each other. This is very important. This point is really important. अब देखो एग्जाम्पल CO2। अब CO2 के केस में आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन से जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की किस साइड है, ऑक्सीजन की तरफ, दोनों ही केस में। और आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से क्या है, जस्ट एंटी। सो आपको दिख रहा है एक तो इक्वल चार्ज का डिवीजन है, प्लस कैसा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या यहाँ पर चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर वाला म्यू बी और इधर वाला म्यू बी। तो आप कहेंगे CO2 के रिस्पेक्ट में जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या आएगा, 0, क्योंकि क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट आया तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सेम हम देखते हैं BeF2 के केस में। किसके, BeF2 के केस में बेरिलियम से फ्लोरीन की तरफ, क्या कह रही हूं मैं, सेंट्रल एटम है बेरिलियम। अब बेरिलियम से, ये है बेरिलियम, लाइक मैं बेरिलियम हूं और ये मेरे दोनों हाथों पे क्या है, फ्लोरीन है। अब यहां पर जो डाइवर्जन है चार्ज का वो किधर से है, मेरे से लेके मेरे दोनों हैंड डायरेक्शन की तरफ, यानी कि दोनों फ्लोरीन्स की तरफ। अब आप देखिए ये जो चार्ज का सेपरेशन है ये है तो इक्वल, लेकिन क्या ये ऑपोजिट है, एग्जैक्टली इट इज अपोजिट। सो आप कहेंगे यहां भी ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इन द केस ऑफ BeF2 ऑल्सो द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज व्हाट, इट इज 0।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट BF3, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कहा मैंने? BF3। कैसे बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर को? चलिए बनाते हैं एक बार स्ट्रक्चर। फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ आप लोग। ये लिया मैंने BF और ये F। अब पहले मुझे ये बताओ कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं? 7। मैम दूसरे कलर से बनाओ। अच्छा, फरमाइशें तो बहुत हैं तुम्हारी। ये लो, इसके साथ इलेक्ट्रॉन, ये 7वां है नहीं क्योंकि ये शेयरिंग कर दे रहा है इधर, हटाओ इसको, ठीक है। और इसके पास कितने हैं? 3। तो इसके ना शो करूं तो भी चलेगा, और शो कराने तो ये लो ना। बात समझ में आ गई? अब यहां जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? ब्लोरीन से फ्लोरीन की तरफ। अब इन तीनों को ही देखोगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या ये कैंसिल आउट कर रहे हैं? इस वाले F को और इस वाले F को ले लूं तो यहां कैंसिल आउट हो रहा है म्यू, यहां अगर मैं लूं तो यहां भी, और इस रिस्पेक्ट में देखूं तो यहां भी। तो आप कहेंगे BF3 के केस में भी जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? 0। चलिए क्लियर? नेक्स्ट NH3। क्या कह रही हूं मैं अब? NH3 और NF3 दो कॉज मैंने आपके सामने लिए। अब आप इन दोनों में रिलेट करते हैं। चलिए, NH3 के अंदर भी 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, मुझे दिख रहे हैं 3 हैं, और NF3 के अंदर भी कितने हैं? 3 हैं। अब चलो आओ रिलेट करके देखते हैं कि इन दोनों के केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका है। किससे देखेंगे? डायरेक्शन से। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं NH3 का। लोन पेयर कितने होंगे इसके पास? पहले तो ये बताओ। एक ही होगा हाइड्रोजन, और एक स्ट्रक्चर बनाती हूं मैं NF3 का। बना लूं मैं ऐसे। अब आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन से किधर की तरफ चार्ज मूव करेगा? प्रोपगेशन किधर होगा? नाइट्रोजन की तरफ। और ये जो नाइट्रोजन है ये किधर की तरफ पुल करेगा? इन लोन पेयर्स की तरफ। सी, बात आई समझ में? तो यहां रिजल्टेंट जो है वो 0 मुझे नहीं दिख रहा। मैंने अगर ओवरऑल इनका निकालती हूं तो इनका कुछ आता है कितना? दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 1.46 डिवाइड, क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू 1.46 डिवाइड। ये है NH3 के रिस्पेक्ट में। चलो अब हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? NF3 के रिस्पेक्ट में। अब NF3 में आप देखोगे तो बेटा, सॉरी यहां मैंने H बना दिया, ये आपका क्या है? F, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं? तो किधर की तरफ प्रोपगेशन होगा? फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से। लेकिन एक चीज नाइट्रोजन का लोन पेयर की तरफ रिवर्ट होगा। तो आपने कहा यहां ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल रिलेशन की बात करूं तो आपने कहा यहां ओवरऑल चार्ज किस तरीके से था डायपोल मोमेंट का? लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन। और यहां कहेंगे तो आप कहेंगे जस्ट रिवर्स। यही कह रहे हैं आप? यहां डायपोल मोमेंट कितना आता है नेट? दैट इज अबाउट 0.24 d। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों आपने बना के देख लिए, अच्छे से क्रॉस चेक कर लिया, तो दोनों के केस में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? NH3 का। सी, दिख रहा है? डायपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां भी अच्छे से लिख देती हूं, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी और सारे एग्जामिनर्स का, कि NH3 और NF3 में से किसका ग्रेटर डायपोल मोमेंट होता है। वैल्यू के फॉर्म में पूछ ले, स्ट्रक्चर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको सब तरीके से आ जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक हमारा एक जो बेसिक था, बेसिक किसके रिगार्डिंग है, तो ओवरऑल केमिकल बॉन्डिंग ही, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हमने बात करी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और डायपोल मोमेंट को लेके। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे आगे के इसके फर्दर बेसिक्स के साथ। तब तक प्लीज़ इनको एक बार रिवाइज कीजिए, एक समरी, एक फ्लो चार्ट बनाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।